आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले टॉपिक में मैंने आपके साथ संवाद किया था पुनर्जागरण पर, और पुनर्जागरण को समझने के लिए यानी जिस समाज की हमारी कहानी चल रही है उस समाज की भौगोलिक स्थिति को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। इसीलिए आज मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना इतिहास को समझने से पहले हम भौगोलिक पृष्ठभूमि को समझ लें ताकि हम इतिहास को सही तरीके से समझ सकें। इस चीज़ के लिए क्योंकि कहानी हमारी यूरोपीय समाज की चल रही है, अर्थात यूरोप की चल रही है, तो इसीलिए पहले हमें यूरोप की जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से देश यूरोप में शामिल हैं और कैसे यूरोप की जो रचना है वो रचना कैसी है, ताकि हम इतिहास को फिर सही तरीके से समझ सकें। मेरे पीछे यानी जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो यूरोप महाद्वीप का चित्र है, और इस यूरोप महाद्वीप में कुल मिलाकर देशों की संख्या 46 है, जिनमें अगर हम देशों की बात करें, सबसे बड़ा जो देश है इसमें सबसे बड़ा देश रूस है, जो कि एक समय में यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता था। क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास को समझने के लिए पहले हम भौगोलिक स्थिति को समझ रहे हैं। आज जिस देश को रसिया या रूस कहते हैं, एक जमाने में वो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1922 में यूएसएसआर की स्थापना हुई और 1990 और 91 में यूएसएसआर टूट गया, और इस तरीके से यूएसएसआर आज रूस के नाम से जाना जाता है। इस वाले क्षेत्र में रूस है, क्योंकि रूस इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो रूस दुनिया का भी सबसे बड़ा देश है और यूरोप महाद्वीप का भी सबसे बड़ा देश है। इस पिक्चर में आपको रूस नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने इस साइड आपको रूस दिखा दिया। दूसरा, ब्लैक सी के इस पार एक और देश है जिसे तुर्की या टर्की कहा जाता है, वो भी यूरोप का ही हिस्सा है। अब हम इस मानचित्र को थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ना है इसीलिए हमें थोड़ा सा ये जानकारी जरूर रखनी है। यहाँ पर एक देश, ये फिनलैंड है, स्वीडन है और नॉर्वे है। यानी जो ये उत्तर वाले देश आप देख रहे हैं, इन देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्री का मतलब है कि इस क्षेत्र में एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी को हम स्कैंडिनेवियन पहाड़ी कहते हैं। तो जो ये पहाड़ जितने क्षेत्रों में फैला हुआ है, इसीलिए इसको स्कैंडिनेवियन देश भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो भाषा है उस भाषा को भी मिश्रित रूप से स्कैंडिनेवियन भाषा कहा जाता है। छोटा सा देश यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, ये डेनमार्क है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सागर है, और इधर ये छोटा सा हिस्सा रूस का भी हिस्सा है। इसमें बड़े बड़े जो देश हैं हमें जो ध्यान रखने हैं, इसमें यूक्रेन, जो कि आजकल जो रूस के साथ जो विवाद चल रहा है उस विवाद से जुड़ा हुआ देश आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये यूक्रेन है। यूक्रेन के ऊपर आप देख रहे हैं बेलारूस, जो कि यूएसएसआर का कभी हिस्सा हुआ करता था, और रूसी विचारधारा आज भी यहाँ चलती है बेलारूस में। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं पोलैंड। ये कहानी जब हम वर्ल्ड वार से जुड़ी हुई कहानी पढ़ेंगे, चाहे प्रथम विश्व युद्ध की कहानी पढ़ेंगे या द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी पढ़ेंगे, तो उस समय आप जरूर इन मैपों को हम दोबारा लेंगे, तो इसीलिए इसकी अभी केवल शुरुआत कर रहे हैं। रोमानिया वाला देश है यहाँ पर। इसके साथ अगर थोड़ा सा हम पश्चिम में आ जाएं, जर्मनी एक महत्वपूर्ण देश यहाँ पर बन जाता है, जिसकी राजधानी बर्लिन है। एक और महत्वपूर्ण देश फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है। और यहाँ पर ये देश इटली है, बगल में हम स्पेन देख रहे हैं और पुर्तगाल देख रहे हैं। इस महत्वपूर्ण कड़ी में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसे यूके कहा जाता है। ये जो आइलैंड वाला क्षेत्र है, एक ये है, 2, 3, 4, कुल मिलाकर जो 4 आइलैंड हैं, इनको यूके कहा जाता है। ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे आइसलैंड लिखा हुआ है और ये आयरलैंड है। तो जो यूरोप की कहानी है, क्योंकि यूरोप में अभी हमने जो स्टार्ट किया था वो पुनर्जागरण हमारा टॉपिक था, और इस पुनर्जागरण की जो कहानी है वो यूरोप के समाज की कहानी है। और पुनर्जागरण का प्रारंभ, ये जो देश इटली है, इसकी राजधानी जो रोम है, इस रोम से पुनर्जागरण, रोम का जो फ्लोरेंस नामक शहर है उससे पुनर्जागरण का प्रारंभ हो रहा है। तो भौगोलिक स्थिति से ये हमारा इटली है, जहां से पुनर्जागरण का प्रारंभ हो रहा है। ज्योग्राफिकली अगर बात करेंगे तो ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है।
प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन ओर से पानी के द्वारा घिरा हुआ जो स्थान होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तीन ओर से पानी है, क्योंकि नीचे वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को भूमध्य सागर कहा जाता है। और इधर अगर हम बात करेंगे तो ये अटलांटिक ओशन है, और ये ऊपर अगर हम बात करेंगे तो इधर से हमारा नॉर्थ सी पड़ता है, उत्तरी जो महासागर है। इधर बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर है, और इधर बात करेंगे तो भूमध्य सागर है। तो तीन ओर से पानी के द्वारा घिरने के कारण, तीन ओर से महासागरों के द्वारा घिरने के कारण इसे, इस महाद्वीप को यानी इस जमीन के टुकड़े को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ये जो पूरा टुकड़ा है, ये टुकड़ा प्रायद्वीपों का महाद्वीप का महाद्वीप कहलाता है। सबसे बड़ा देश इसमें रूस है, और सबसे छोटे देश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वेटिकन सिटी, जिसे पोप का शहर भी कहते हैं, क्योंकि इतिहास में आप पोप के बारे में काफी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो पोप यहीं पे रहते हैं, और ये इटली के बीच में ही वेटिकन सिटी है। और ये जो वेटिकन सिटी है ये सबसे छोटा देश यूरोप का है। अब अगर हम इसमें आगे बात करें, सबसे पहले किनारे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इतिहास के तौर पे भी इसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो ये यूनाइटेड किंगडम है, जिसे हम इतिहास में यूके कहते हैं, वास्तव में यूके चार चीजों से मिलकर बना होता है। उसमें से एक इंग्लैंड है, दूसरा अगर हम बात करेंगे तो वेल्स, स्कॉटलैंड, और उत्तरी ये वाला जो क्षेत्र है ये आयरलैंड का। इसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, जब ये चारों आपस में मिल जाते हैं तो ये कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। लेकिन जब तीन आपस में मिलते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, तो इसको हम ब्रिटेन कहते हैं। यानी अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से मिलकर बना होता है, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं। लेकिन जब यूनाइटेड किंगडम की बात होती है तो इन चारों को मिलाकर हम यूके कहते हैं। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। उत्तराखंड मत समझ लेना आप, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड को भी हम, जैसे उत्तर प्रदेश का शॉर्ट फॉर्म यूपी है, वैसे उत्तराखंड का शॉर्ट फॉर्म यूके है। तो आप कृपया इसे उत्तराखंड ना समझें, ये यूनाइटेड किंगडम है। इंग्लैंड, अगर हम इसे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, ब्रिटेन कोई देश नहीं है, वास्तव में ब्रिटेन देशों का समूह है। यूके कोई देश नहीं है, बल्कि यूके देशों का समूह है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये अपने आप में चार एक प्रकार से देश हैं, क्योंकि इनकी अपनी राजधानी भी है। भले इनकी कॉमन जो राजधानी है वो लंदन है, कॉमन राजधानी लंदन जरूर है। इनकी विदेश नीति, इनकी जो डिफेंस पॉलिसी है और इनकी जो फाइनेंस की जो पॉलिसी है वो कॉमन है, इसीलिए हम सामान्य में यूके ब्रिटेन कहते हैं। और बाकी इनकी जितनी भी डेवलपमेंट से संबंधित जो नीतियां हैं वो इनकी अलग अलग है। इंग्लैंड की, स्कॉटलैंड की, वेल्स की और आयरलैंड की अलग अलग है। ग्रुप में जब बात करेंगे तो ब्रिटेन और यूके बोलेंगे, क्योंकि कुछ साल पहले चर्चा में आया था कि स्कॉटलैंड ब्रिटेन और यूके से अलग होना चाहता है। तो इस तरीके से जब ये चर्चाएं, अफवाहें चली तो ये महसूस किया गया कि ब्रिटेन और यूके टूटने वाला है, क्योंकि ये संगठन है और वास्तव में देश नहीं है। अब अगर हम आगे बात करें तो ये तो हम ब्रिटेन के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे। ये निचला जो क्षेत्र है ब्रिटेन का, जो ये फ्रांस की बॉर्डर को टच कर रहा है, इसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। ये वाला क्षेत्र इंग्लिश चैनल है, जो ब्रिटेन और यूके को, ब्रिटेन यानी जो यूके ब्रिटेन है और फ्रांस है, दोनों को सेपरेट कर रहा है। इस क्षेत्र को इंग्लिश चैनल कहा जाता है। नीचे हमारा फ्रांस स्थित है, और फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। इस तरीके से यहाँ पेरिस है। फ्रांस, क्योंकि इसके अगर हम बात करेंगे, इसके भी तीन ओर से, इधर से, और ये पश्चिम में है और दक्षिण में है, ये पानी वाला क्षेत्र है, इसीलिए काफी बार जो फ्रांस है, फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है। लघु यूरोप भी कहा जाता है फ्रांस को।
इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध, एक चर्चित एक स्टेटमेंट है, जब फ्रांस को जुकाम लगता है या उसे सर्दी लगती है तो पूरा जो यूरोप है उसे समस्या हो जाती है, यानी उसे बीमारी हो जाती है। फ्रांस के बारे में ऐसा कथन इतिहास में जरूर हमें देखने को मिलता है। फ्रांस की बात अगर हम बगल में बात करें, स्पेन है। इतिहास में हमें कोलंबस जैसे नामक जो एक नाविक है उसकी जानकारी मिलेगी। बगल में पुर्तगाल है, वास्को डी गामा जो 1498 में जो भारत आया था, भारत आने के लिए उसने नया रास्ता ढूंढा था, उसका संबंध पुर्तगाल से है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा इटली है और इटली के ऊपर ये स्विट्जरलैंड है। ज्योग्राफिकली इस वाले क्षेत्र में एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी को हम आल्प्स की पहाड़ी कहते हैं। ये पहाड़ी का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्रांस में एक समय में नेपोलियन का राज रहा है। नेपोलियन ने इटली पर विजय प्राप्त करने के लिए आल्प्स की पहाड़ियों को पार किया था। तो आल्प्स की जो पहाड़ियां हैं, ये आल्प्स की पहाड़ियां इस तरीके से स्विट्जरलैंड और इटली और हल्का सा फ्रांस वाला क्षेत्र है, इसमें आल्प्स की पहाड़ी स्थित है। माउंट ब्लैक ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ज्योग्राफिकली जब हम बात करेंगे तो माउंट ब्लैक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इधर ये छोटे छोटे देश है हमारे, जिसमें चेक रिपब्लिक आता है, ऑस्ट्रिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे देश यहाँ पर है। बगल में हमारा जर्मनी है, पोलैंड यहाँ पर स्थित है, और जो कि मैंने कुछ समय पहले आपको ये बताया था कि इस क्षेत्र में तुर्की मौजूद है। अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण की शुरुआत इस वाले क्षेत्र में, यानी तुर्की नहीं बल्कि इटली वाले क्षेत्रों में हम पुनर्जागरण की कहानी देख रहे थे कि इस वाले क्षेत्र ने पूरे यूरोप की जो राजनीति है, पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। उसके कारणों को थोड़ा सा हम पीछे कर जाके देखें तो एक जमाने में जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य लगभग 5वीं सदी के टाइम पीरियड में रोमन साम्राज्य दो भागों में टूट गया था। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य था और एक पूर्वी रोमन साम्राज्य था। पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो क्षेत्र है, वो जो तुर्की वाला हिस्सा है, जैसे हम टर्की कह रहे हैं, तुर्की कह रहे हैं, इस वाले क्षेत्र में तुर्की है। तुर्की की जो राजधानी है वर्तमान में अंकारा है, लेकिन इनके सबसे फेमस जो सिटी है उस सिटी का नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल एक जमाने में कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था, और कुस्तुनतुनिया जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं वो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो रोम थी। जब एक अखंड रोमन साम्राज्य था, बड़ा रोमन साम्राज्य था, उसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत था। ऐसा कहते हैं कि 3 महाद्वीपों तक रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। इसमें एक यूरोप है, इधर हम बात करेंगे पश्चिमी एशिया वाला हिस्सा है, और नीचे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ अफ्रीका पड़ता है। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ रोमन साम्राज्य था, जो 5वीं सदी में बिखर जाता है, टूट जाता है। पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में टूट जाता है। जहां पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया है, वही पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी। लेकिन इतिहास में एक बदलाव देखने को मिलता है 1453 में। ये 1453 में बदलाव इस कारण दिखता है क्योंकि 610 ईस्वी में पश्चिमी एशिया में, जिसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहां एक नई विचारधारा पैदा हुई, और उस विचारधारा ने न केवल राजनीतिक बल्कि अपने ताकत से संपूर्ण एशिया, यूरोप और अफ्रीका में धार्मिक परिवर्तन करने का प्रयास किया, और वो विचार इस्लाम का विचार था। यानी इस्लाम की जो विचारधारा है वो विचारधारा पैदा होती है, और उस विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत किया, सैन्य क्षमता से वो मजबूत होते गए, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों को उन्होंने जीतने का प्रयास किया। इस कड़ी में 1453 में इस्लाम के लड़ाकों ने, इस्लाम की जो फौज है उस फौज ने तुर्की पर अधिकार कर लिया, और इस तरीके से तुर्की की जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, जो राजधानी है पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, उसे विध्वंस किया गया, उसको नष्ट कर दिया गया, और इस तरीके से
आज की जो तुर्की है उस तुर्की पर, यानी कुस्तुनतुनिया जिसे इस्तांबुल कहते हैं, उस पर इस्लाम का राज हो जाता है। और जैसे ही इस्लाम का राज पूर्वी रोमन साम्राज्य में होता है तो पूर्वी रोमन साम्राज्य के जो लोग थे जिन्होंने यूनान के साथ मिलकर भारतीय ज्ञान को प्राप्त किया था। अब एक कहानी यहां और समझनी जरूरी है। यूनान, यहां पे यूनान का चित्र नहीं दिख रहा है, इस क्षेत्र में यूनान है। यूनान की अगर हम बात करेंगे, यूनान के लोगों से पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया था, यानी जो आधुनिक ज्ञान है पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने यूनान से प्राप्त किया था। और इन यूनानियों ने जो ज्ञान है वो काफी हद तक हमारे भारतवर्ष से प्राप्त किया था। यानी भारत का जो ज्ञान है वो, भारत का ज्ञान यूनान के माध्यम से यूरोप पहुंचा है, भारत का जो ज्ञान है वो अरब के माध्यम से यूरोप पहुंचा है। यानी भारत का ज्ञान यूरोप तक पहुंचने के लिए दो मार्ग हमें यहां देखने को मिलते हैं। एक मार्ग भारतवर्ष से यूनान, और यूनान से पूर्वी रोमन साम्राज्य होते होते वो यूरोप पहुंचा है। और दूसरा जो भारत का ज्ञान है वो भारत का ज्ञान अरब से होकर यूरोप पहुंचा है। तो इस कड़ी में जब पूर्वी रोमन साम्राज्य पर इस्लाम का अधिकार हो जाता है तो ये जो यहां का जो संपूर्ण ज्ञान था और जो ज्ञानी व्यक्ति थे उन्होंने इस वाले क्षेत्र को छोड़कर वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य में आ जाते हैं। जब ये लोग पश्चिमी रोमन साम्राज्य में आए, जो ज्ञानी व्यक्ति थे, जिनके पास वैज्ञानिक ज्ञान था, जिनके पास मानवता से संबंधित, जिनके पास मानवतावाद से प्रेरित थे, वे लोग जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य में पहुंचते हैं, यानी रोम में पहुंचते हैं, तो पुरानी जो मध्यकाल की जो परंपराएं थी, यूरोप की जो मध्यकालीन परंपराएं थी, उन परंपराओं को चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए उन व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी रोम वाले क्षेत्रों में जब हम बात करते हैं कि पुनर्जागरण रोम वाले क्षेत्रों में ही क्यों हुआ, यानी इटली की जो राजधानी रोम है और नजदीक जो शहर फ्लोरेंस है वहां ही पुनर्जागरण क्यों हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पुनर्जागरण जर्मनी या पोलैंड वाले क्षेत्रों में हुआ? उसका कारण ऐसा है कि पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी, और जब पूर्वी रोमन साम्राज्य नष्ट हो चुका है, किसके कारण? इस्लाम के कारण। 1453 में जब इस्लाम ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, इस स्थिति में पूर्वी रोमन साम्राज्य के जो विद्वान थे, जो ज्ञान उनके पास था, वो शिफ्ट हो जाता है पश्चिमी रोमन साम्राज्य में। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम है, तो स्वाभाविक है पूरब का जो ज्ञान है, यूनानियों का ज्ञान, भारत का ज्ञान और पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो ज्ञान है, ज्ञानी व्यक्ति वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य आ जाते हैं और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहां अभी भी मध्यकालीन परंपराएं चल रही थी, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य में आधुनिक विचार प्रकट हो चुके थे। और वो आधुनिक विचार इसलिए प्रकट हुए क्योंकि वो लोग यूनानियों के संपर्क में आ चुके थे और भारतवर्ष के संपर्क में आ चुके थे। यानी हमारी जो कहानी है वो पुनर्जागरण की कहानी है। मुझे बस अभी आपको यह समझाने का प्रयास करना था कि पुनर्जागरण इटली के रोम से ही क्यों हुआ या और शहरों से क्यों नहीं हुआ। तो उसके कारण के लिए हमें रोमन साम्राज्य की कहानी को थोड़ा टटोलना पड़ता है, पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य को देखना पड़ता है, किस तरीके से पूर्वी रोमन साम्राज्य नष्ट होता है। वो कहानी हालांकि हम इतिहास में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें थोड़ा सा ज्योग्राफिकल स्थिति के आधार पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करना था। तो आज मैंने ये समझाने का आपको प्रयास किया इस छोटे से वीडियो में कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के रोम से ही क्यों हुई है। ऐसा क्यों नहीं था कि पुनर्जागरण की शुरुआत पोलैंड से है, यूक्रेन से हो या फिर रूस से हो। पुनर्जागरण की शुरुआत रोम से ही होती है और उसका कारण है कि इस्लाम का जो वर्चस्व स्थापित हो रहा था, इस्लाम के वर्चस्व ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को नष्ट कर दिया है। और नष्ट करने के बाद संपूर्ण जो पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो ज्ञान था, जो ज्ञानी थे, जो चिंतक थे, जो दार्शनिक थे, जो वैज्ञानिक थे, वो सब पश्चिमी रोमन साम्राज्य आ जाते हैं। आने का कारण यह भी है क्योंकि यहां पर जो मत था, पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो मत था, जिस धर्म को वो मानते थे, वो ईसाई मत था और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में भी ईसाई मत था। और ईसाई इधर भी है और ईसाई इधर भी है, क्योंकि जो विचार वहां पर आ रहा है, जो विचारधारा वहां आ रही है, वो विचारधारा बहुत उग्र विचारधारा थी। इस्लाम की जो विचारधारा बहुत उग्र विचारधारा रही है और इस उग्र विचारधारा ने यहाँ के लोगों को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए प्रेरित किया है और इस तरीके से वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य आ जाते हैं और यहाँ पर यहाँ के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं और इस जागरण ने ही पुनर्जागरण को जन्म दिया।
तो आज मुझे इतना समझाने का ये मेरी एक सोच थी कि मैं इसे समझाने का प्रयास करूं। बाकी इससे जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो कहानियां फिर हम आगे कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।